So yesterday in our last class we have discussed about the units of speed, speed of an object, scalar and vector quantities, and about how we convert unit in from kilometer per hour to meter per second and from meter per second to kilometer per hour. Today we are going to discuss velocity. देखिए तो वेलोसिटी क्या है, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि कुछ चीजें चेंज हो गई हैं। जैसे डिस्टेंस को अब हम लोग डी से नहीं एस से डिनोट करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी कह लो या स्पीड अब हम नहीं कहेंगे, हम वेलोसिटी कहेंगे और वी से डिनोट करेंगे। यहाँ पर एस अब नहीं रहेगा, स्पीड अब हम नहीं लेंगे, ठीक है। टाइम जैसे टी था वैसी, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस अब आए हैं आपके एजम्पशन में जो पहले आप माना करते थे। सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वेलोसिटी? स्पीड का ये एक फंडा है भाई। जब आपको गीतांजलि, रविराज, खुशी, तो जब आपको स्पीड, व्हेन द स्पीड इज अकम्पनीड विद डायरेक्शन, जब स्पीड के साथ डायरेक्शन इंक्लूड हो जाता है तो इस केस में ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। The velocity of an object is a quantity that gives the speed of the object as well as the direction of the motion. तो वेलोसिटी में क्या होता है? दो चीज है, एक तो स्पीड है ही, दूसरा आपको डायरेक्शन भी बताया जाता है, किस डायरेक्शन में हो रहा है मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन होता है इसमें, बेटर यू राइट दिस वन एज मोशन। मोशन होता है और इसमें मोशन का डायरेक्शन भी होता है, वेलोसिटी। ओके, if the speed or the direction of the motion of an object is changed, या स्पीड चेंज करे या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करे तो वेलोसिटी चेंज करेगा। सपोज करो यू आर गोइंग इन दिस वेरी डायरेक्शन, 7 किलोमीटर पर आवर स्पीड, ठीक है। फिर आप क्या कहते हो? डायरेक्शन चेंज करते हो थोड़ा सा ऐसे, और थोड़ा सा स्लाइड चेंज करो तो हाईवे पे अगर आप चल रहे हो तो बिना तो 70 ले लो ना यार, चलो 7 ही ले लो। थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उस केस में आप इसका स्पीड नहीं चेंज करो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अब बताओ, डायरेक्शन अभी इस तरफ था, अभी इस तरफ था, स्पीड तो सेम ही है, 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर। क्या इसकी वेलोसिटी चेंज करेगी? वेलोसिटी चेंज करेगी? बताओ, वेलोसिटी चेंज करेगी। यस, चेंज करेगी, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी के केस में वेदर आपको स्पीड चेंज करे या फिर डायरेक्शन चेंज करे, कुछ भी चेंज करेगा आपका वेलोसिटी क्या कर देगा? चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और उसका थोड़ा डायरेक्शन चेंज हुआ, स्पीड अभी भी वही है, तो डायरेक्शन चेंज होने से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहा, उसका वेलोसिटी चेंज कर दिया। So if the speed or the direction of motion of an object is changed, its velocity changes. The velocity 5 km per hour north मान लो is different from the 7 km per hour north. और इसमें एक और चीज है कि अगर ये फंडा तो आपको क्लियर होगा ही कि अगर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से हम लोग नॉर्थ में जा रहे हैं और 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग नॉर्थ में ही जा रहे हैं, तो ये तो पहले से आप समझ जाओगे, ये तो न्यूमेरिकल चेंज कर रहा है, तो ये तो हमें समझ में आता है कि नहीं यार ये तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो डायरेक्शन चेंज सेम रह जाए, चेंज ना करे, लेकिन वेलोसिटी अब उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए, स्पीड चेंज कर जाए, उस केस में भी वेलोसिटी चेंज करेगा। सो जस्ट कीप इन माइंड, दो चीजें हैं। वेलोसिटी चेंज करने से, कोई भी चेंज करने के लिए या तो स्पीड चेंज करे या डायरेक्शन चेंज करे, दोनों केस में वेलोसिटी चेंज करेगा, ठीक है। अगर स्पीड जो 70 किलोमीटर है या 40 किलोमीटर एज इट इज है पर आवर, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज किया, वेलोसिटी चेंज करेगा, ठीक है। डायरेक्शन नहीं चेंज किया, स्पीड चेंज कर दिया, तब भी वेलोसिटी चेंज करेगा। सो वी कैन से the velocity of an object is the displacement of the object in a short time interval divided by the time interval। एक और चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि भाई वेलोसिटी क्या होता है। हम लोग यहाँ पर
स्पीड को बिल्कुल भी नहीं जानना चाहते हैं, तो वेलोसिटी हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस। वेलोसिटी को लिखने का तरीका क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट when it has displaced in a short time interval divided by the time interval। तो इसको हम बेसिकली लेते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे कम दूरी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में ही कि अगर कोई बंदा यहाँ है उसे यहाँ पहुंचना है, तो सड़क अगर ऐसे ऐसे करके बनी हुई, ठीक है, तो वो तो जाएगा ऐसे ही, बट ये जो उसे ए से जाना है बी पर ही, सड़क ऐसा बना हुआ तो ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा ऐसे पहुंचेगा। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या हुआ, ये हुआ। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस उसे अब मजबूरी है उसे कि इस तरह से जिगजैग वे में जाना पड़ रहा है, बट उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी डायरेक्ट, ठीक है। तो वही है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। सो वी कैन से वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब इसका यूनिट क्या निकालोगे भाई, अगर डिस्प्लेसमेंट का हम लोग मीटर में लेते हैं, टाइम सेकंड में लेते हैं, तो वेलोसिटी का आपको यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, या फिर किलोमीटर, अगर इसको मीटर को किलोमीटर में लेते हैं तो किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन की कैसे यूनिट हम लोग ले रहे हैं। ओके, नाउ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो चेंज नहीं कर रहा है, मतलब वो डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, तो अगर कोई वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो जाहिर सी बात उसका डायरेक्शन तो चेंज नहीं करेगा। तो अगर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो थ्रू आउट जा रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो ऐसी स्पीड जिसमें आपको मैग्नीट्यूड चेंज ना करे, और डायरेक्शन मैंने पहले ही बता दिया है कि वो स्ट्रेट लाइन है, चेंज नहीं कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। So when an object is moving with constant speed on a straight line, then that very object is said to be moving with a uniform velocity। याद रखिए, दूसरी बात फिर मैं बता रहा हूं, when an object is moving on a straight line with the same speed, then that very object is said to be moving with a uniform speed, uniform velocity। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका स्पीड कांस्टेंट है, मतलब 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रहा है या फिर 45 किलोमीटर स्पीड से ही जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। फर्दर और भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे जैसे बताओ यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, इसमें डेफिनेशन ही बता रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज द टाइम पासेस इट इज सेड टू बी मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जाहिर सी बात है अगर वेलोसिटी चेंज ना करे, वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के पैसेज के साथ वेलोसिटी चेंज ना करे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहाँ पर टाइम के पैसेज के साथ वेलोसिटी नहीं चेंज कब करेगा, जब उसका न्यूमेरिकली वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो कंटिन्यूसली उसी स्पीड से जा रहा है और डायरेक्शन भी नहीं चेंज करे, तभी उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ आपको, द पोजीशन ऑफ ए स्कूटर along a straight road from a reference point at different times are given in the following table। Is the motion uniform or non-uniform from 10:30 a.m. to 10:40 a.m. from 10:35 a.m. to 10:55 a.m.? देखिएगा, इसे हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं।
यहां पे कह रहा है कि 10:30 AM से 10:30 AM से लेके 10:40 AM तक क्या जो स्कूटर है उसका मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो जी 10:30 इसमें देखोगे 10:30 में 5 किलोमीटर पर आवर की पोजीशन पे है, ठीक है, और 10:40 में ये कहाँ है 11 किलोमीटर पर आवर के पोजीशन पे है। मतलब ये 5 मिनट में इसने 2 किलोमीटर कवर किया है और इस नेक्स्ट 5 मिनट में उसने क्या किया 4 किलोमीटर कवर किया है। तो 10:30 से 10:40 निकालने के लिए हम पहले देखेंगे 10:30 AM से 10:35 AM में उसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 7 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर लिखिएगा, इट इज 2 किलोमीटर। दूसरा लिखिए 10:35 AM से 10:40 AM तक इसने कितना कवर किया है 11 किलोमीटर माइनस 7 किलोमीटर 4 किलोमीटर। अब बताओ क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड है। पहले 5 मिनट में उसने 2 किलोमीटर कवर किया, दूसरे 5 मिनट में उसने 4 किलोमीटर कवर किया। क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। हाँ जी, नो सर, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज कर रही है। इससे भी हम लोग कह सकते हैं 5 मिनट में 2 किलोमीटर, अगले 5 मिनट 4 किलोमीटर में। सो ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफरेंट। दोनों में डिफर कर रहा है, इसलिए ये आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। चलिए आगे देखिए 10:35 से लेके 10:55 है। 10:35 10:55 है। अब इसमें मुझे कहा क्या क्या देखना होगा, तो 10:35 से लेके हम लोग पहले देखेंगे 10:40। 10:35 से 10:40 ये 11 किलोमीटर माइनस 7 किलोमीटर, दैट इज 4 किलोमीटर। 10:40 से लेके 10:45 10:40 से 10:40 15 माइनस 15 किलोमीटर माइनस 11 किलोमीटर, 4 किलोमीटर here as well. Then 10:45 से 10:50 19 किलोमीटर माइनस 15 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। Again 10:50 से 10:55 AM 23 किलोमीटर माइनस 19 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। सब में देखो 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर। So as it covers equal distance in equal interval of time, therefore it's having uniform velocity. Any confusion any of you, समझ में आया। चलो रविराज समझ में आया। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देख लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन हाँ, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे बट उसका डायरेक्शन चेंज कर जाए तब भी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा।
तब भी वेलोसिटी चेंज कर जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ वो डायरेक्शन वाला फंडा यहाँ पर यूज नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कल हम लोग ने देखा था S इज इक्वल टू वी डी, वेर S इज क्या, S डिस्टेंस है और V क्या है, वेलोसिटी और टाइम है, मतलब डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम ये होता है। और एक बार और मैं बता दूं यहाँ पर, क्योंकि यस यस शिखा, एक मिनट यार, एक मिनट होल्ड ऑन, मेरा इससे कनेक्शन हट गया है, एक मिनट रुक जाओ। यस यस शिखा, नाउ टेल मी व्हाट वर यू टेलिंग, क्या कह रही थी तुम? हाँ, v यहाँ पे स्पीड है, v वेलोसिटी। ओके, हेयर वी आर टेकिंग एज s एज डिस्टेंस, s यहाँ पे मेरा डिस्टेंस है, या फिर डिस्प्लेसमेंट कह लो, डिस्टेंस कह लो या फिर डिस्प्लेसमेंट कह लो। ठीक है, और v मेरा क्या है, v मेरी वेलोसिटी है। ठीक है, तो आप लोग जो पढ़े होगे वो d इज इक्वल एस इंटू टी, ये वाला फंडा यही यहाँ पे। ठीक है, बस सिंबल चेंज हो गया। ठीक है, चलो जी, तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे इस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सो जो मैंने अर्लियर क्लासेस में डिस्कस किया था, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्यों है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, इसलिए वेलोसिटी की मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। So once again some points are discussed here. Speed of an object at a given time tells us how fast the object is moving at that time. This information is also given by its velocity. In addition, velocity also indicates the direction in which the object is moving. तो स्पीड हमें क्या बताता है कि किसी टाइम में ऑब्जेक्ट की किस मोशन, मतलब कितनी रफ्तार से, कितनी स्पीड से जा रहा है, सिर्फ ये बताता है। बट वेलोसिटी क्या बताता है, किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी बताता है। Whenever an object changes its direction of motion, its velocity changes. इसलिए अगर स्पीड चेंज ना भी हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड इस डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड चेंज ना करे, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहा है सपोज करो, ठीक है, और डायरेक्शन बस स्पीड चेंज ना करे, बस हल्का सा स्लाइड डायरेक्शन चेंज कर दे, ठीक है, और ये भी जा रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही, इस केस में उसका वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। स्पीड तो चेंज नहीं किया बट वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज किया। ओके, सो whenever an object changes direction of motion, its velocity changes but its speed need not. Consider a boy running on a circular path. He may be running with a constant speed equally fast all the time, but his velocity keeps changing since his direction of motion keeps changing. और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ये। देखो, एक बच्चा है, बच्चा सब अक्सर गोल गोल घूमता है, वो यहाँ से ऐसे घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, और वो जो स्पीड उसकी है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी। तो स्पीड तो उसकी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, बट क्या वो जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है उसकी 2 किलोमीटर पर आवर।
लेकिन सर्कुलर पार्ट में घूमने की वजह से क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? नहीं होगी। हाँ, क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। अभी डायरेक्शन ये है, यहाँ पर डायरेक्शन ये, इनफैक्ट यहाँ पर भी लोग यहाँ पर भी चेंज कर दिया। और एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज गिवन बाय द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट वेरी पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस। उस पॉइंट पर सर्कमफेरेंस पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वही उसका डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, दैट्स वाई उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज करेगी। ठीक है, बट स्पीड उसका कांस्टेंट होगा तब भी। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा? स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी भी चेंज करेगा। ठीक है, the velocity of an object moving along a straight line is given by a number which can be 0, positive or negative, but its speed can never be negative. अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, वो क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन उसका स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों भाई स्पीड नेगेटिव नहीं होगा? क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है कभी नेगेटिव नहीं होता है। वेलोसिटी नेगेटिव कब हो जाता है? वेलोसिटी नेगेटिव कब होता है? जब उसका डायरेक्शन चेंज करता है। कोई बंदा है ऐसे जा रहा था, ठीक है, अचानक से उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, ऐसे हो गया, तब उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन उसका चेंज कर गया। ठीक है, लेकिन स्पीड तो नेगेटिव नहीं होगी, तो इसलिए कहा जाता है। और कोई बंदा जा रहा है, ठीक है, और वापस इस पोजीशन पे आ गया, जहां पर से निकला तो वही पहुंच, इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसका सेम हो गया। तो सिंस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट उसका क्या है? 0। ए से स्टार्ट किया था, बी पे गया, फाइनली ए पे से बी पे गया और फिर फाइनली ए पे चला आया। तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या है? 0 है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? उसकी 0 हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा नेगेटिव वेलोसिटी, यहाँ पर देखा 0 वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव तो होता ही है, लेकिन स्पीड आपको पॉजिटिव और पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। नाउ वी विल सी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके। आगे हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन। जैसे कि मैंने थोड़ा इंट्रो दिया था जब हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था, उसी टाइम द रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ऑफ एन बॉडी। जैसे देखो, एक बॉडी है, स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, कोई बाइक वाला सपोज करो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो आप लोग बाइक चलाना जो जानते होंगे, जानते हो राइट साइड में एक्सेलरेटर होता है, ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं? बढ़ाते हैं एक्सेलरेटर को। ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं, एक्सेलरेट करता है, और इस तरह से जो मीटर शो करता रहता है उसमें डिजिटल हो या जो भी हो, वो आपको बाइक का मीटर जो होता है वो भी बढ़ता है। ठीक है, लेकिन सपोज करो ये बंदा हाईवे पर जा रहा है, उसने एक्सेलरेट करना छोड़ दिया, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका मीटर पहुंचा, अब उसको बस वहीं पर बस चुपचाप से थाम के रखा हुआ और चला जा रहा है। तो अगर ऐसा हो कि स्ट्रेट लाइन पे कोई बंदा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कॉन्स्टेंटली मूव करता चला जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, एक ही लाइन पे जा रहा है, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। अब तो फंडा हो गया यार, एक्सेलरेशन 0 हो गया कैसे? तो एक्सेलरेशन इसलिए 0 हो गया क्योंकि देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज कैसे नहीं है भाई? तो सबसे पहले कि उसका मैग्नीट्यूड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है ही है, ये चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चेंज नहीं कर रहा है, नो चेंज इसमें। दूसरा, जो डायरेक्शन है, सपोज कर लो कि नॉर्थ की तरफ अगर जा रहा है, तो ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, नो डायरेक्शन चेंज।
तो ना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्लियर हुआ आप लोगों को? यही है, बता रहा है बस। नहीं, ये वाला पोर्शन समझ में आया कि नेक्स्ट टाइम डिस्कसिंग दैट वेरी थिंग, ये आपको समझ में आया कि नहीं? चलो अब नेक्स्ट हम केस देखते हैं। ये फर्स्ट केस था, नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। दूसरा केस देखो, अब क्या हो रहा है, ये बंदा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फिर जा रहा है। सेकंड केस, नॉर्थ में जा रहा था, थोड़ा सा स्लाइट मूवमेंट हुआ ये। अब ये कहाँ चला गया ये भाई? अगर नॉर्थ में ले रहा है तो थोड़ा डायरेक्शन चेंज हुआ ना। अगर सपोज, वैसे नॉर्थ तो हम लोग बेसिकली ऊपर में लेते हैं डायग्राम में, बट ये इसको हम नॉर्थ डायरेक्शन ले रहे थे, थोड़ा स्लाइट चेंज हुआ और उसने एक्सीलेटर को थोड़ा भी इधर उधर नहीं किया, वो 40 किलोमीटर पर आवर से ही सब था। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी का फंडा हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है कि नहीं। पहला, मैग्नीट्यूड जो था वो आपको 40 किलोमीटर का 40 किलोमीटर ही है, नो चेंज। दूसरा, डायरेक्शन वाला फंडा जो है भाई, डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। अब डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया बट डायरेक्शन चेंज किया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन था कि अगर कोई वेलोसिटी नहीं, स्पीड नहीं चेंज करता, स्पीड कांस्टेंट से जा रहा है बट वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो डायरेक्शन चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज करेगा। अब वेलोसिटी चेंज जहां करेगा तो एक्सेलरेशन उसका समथिंग कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो 0 के इक्वल नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब उसके लिए निकालने के लिए हमें फॉर्मूला जानना पड़ेगा। बट आपको ये समझ में आया या नहीं? समझ में आया? शिखा? हाँ, तो हाँ, डायरेक्शन चेंज करेगा तब भी एक्सेलरेशन 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा केस, थर्ड केस देखो, वो जा रहा है स्ट्रेट लाइन में ही, ठीक है। स्टार्ट किया था उसने 40 किलोमीटर पर आवर से, बढ़ा दिया अब 70 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसका दो कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ही चेंज कर गया है, तो मैग्नीट्यूड चेंज, डायरेक्शन नो चेंज, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, इसका वेलोसिटी चेंज करेगा। और जब वेलोसिटी चेंज करेगा तो फिर क्या एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इट विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है थर्ड केस? ओके, नाउ द फोर्थ वन। इस केस में क्या लेंगे भाई? ये बंदा ऐसे मूव कर रहा था 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, डायरेक्शन भी चेंज किया और स्पीड भी चेंज कर दिया 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखो मैग्नीट्यूड चेंज्ड, डायरेक्शन ऑल्सो चेंज्ड। तो यहाँ पर तो कोई भी कारण नहीं है कि भाई वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, तो वेलोसिटी भी चेंज्ड। तो अब क्या होगा? एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा। तो अब हम लोगों ने देखा 3 केस 4 केस कि किस तरह से एक्सेलरेशन मेरा चेंज करता है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो अब हम लोग देखेंगे, जब हम लोग कंसेप्ट हमारा जनरेट हो गया कि भाई वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता क्या है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज द
rate at which velocity changes। एक्सेलरेशन क्या है? रेट है। कौन सा रेट? वैसा रेट जिससे वेलोसिटी चेंज करेगा, या फिर चेंज इन, इसको लिख सकते हैं फर्दर, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। रेट मतलब पर यूनिट टाइम ही होता है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यहाँ पे फर्दर ए ही लिखेंगे, और वेलोसिटी को हम लोग दो लेते हैं, दो तरह की वेलोसिटी हम लोग लेते हैं, v और u। v होता है मेरा फाइनल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, और u मेरा होता है इनिशियल वेलोसिटी। u होता है क्या? इनिशियल, मतलब शुरुआती वेलोसिटी को u कहते हैं और v कहते हैं फाइनल वेलोसिटी को। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको चेंज इन वेलोसिटी क्या लेंगे? v माइनस यू बाई टी। ये समझ में आया ये फॉर्मूला आप लोगों को कैसे डेराइव हुआ? a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। इज इट क्लियर? ओके, अब जब हमें आ गया a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, हम इसको लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी भी लिख सकते हैं, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला आपको आया वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इसने दे दिया है कि बताइए वेलोसिटी ऑफ ए कार, the velocity of a car at 10:50 am is 60 km per hour। कार की वेलोसिटी 10:50 am में क्या है? 60 km per hour है, और 10:52 am में इट्स 80 km per hour। तो लिख लो 10:50 am में 60 km per hour और 10:52 am में 80 km per hour। Assuming constant acceleration in the given period, find its value। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा एक्सेलरेशन का? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। सिंपल है, v आपको फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे? 80 लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 60 लेंगे, टाइम कितना होगा भाई? 2 मिनट का। तो ये क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर बाई 2 मिनट। किलोमीटर पर आवर ना, 20 किलोमीटर पर आवर बाई 2 मिनट। अब देखो ये थोड़ा अटपटा लग रहा है ना कि ये 20 किलोमीटर पर आवर में इसका टाइम 2 मिनट है, तो इस मिनट को क्या कर लेंगे? आवर में कन्वर्ट कर देंगे। 20 किलोमीटर पर आवर मिनट को आवर में करने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे, तो 2/60 इट विल बिकम 1/30। 20/1/30 अल्टीमेटली कितना हो जाएगी? ये 600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया? ओके फाइन। तो चलिए, ये था आपको एक्सेलरेशन निकालने का एक न्यूमेरिकल्स था। फिर आगे आपको एक और दिया हुआ है, एक नहीं 2 और न्यूमेरिकल्स, वो भी हम लोग देख ही लेते हैं, एंड देन वी विल रैप आवर क्लास। तो इसमें क्या बोल रहा है एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में, कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको स्लाइड कर रहे हैं क्या इंक्लाइंड प्लेन पे। आप लोग देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट को स्लाइड कर रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन पे, तो वो पहले जो 0 टाइम में जब स्टार्ट करते हैं उसको
स्लाइड करना है। उस टाइम 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से स्लाइड कर रहा है। फाइनली जो ग्राउंड पे पहुंचने वाला होता है, उस टाइम वो 2 सेकंड ले चुका होता है और उसकी स्पीड हो जाती है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बताओ कि व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन क्या है। चलो जी, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, टाइम मेरा इनिशियल 0 था, फाइनल 2 सेकेंड आया, तो t क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, दैट मीन्स 2 माइनस 0, दैट इज 2 सेकेंड। टाइम हो गया आपको 2 सेकेंड। तो निकालिए एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी, 15 माइनस 10 बाई 2, 5 बाई 2, 5 बाई 2 मतलब 2.5 और यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कैसे भाई, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड पहले ही से था और यहाँ पे भी सेकंड आ गया, इसलिए हो गया आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपको क्या है, पॉजिटिव में आया है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, विच मीन्स इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी ए, मतलब स्लाइड किया है, वो स्लाइड कर चुका है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एग्जाम्पल क्लियर है ये वाला? ओके, एनी प्रॉब्लम एनी फ्यू? चलो जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर ले आया जा रहा है, देखो ऊपर ले जाया जा रहा है और पहले उसकी स्पीड थी 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, बाद में घट गई, क्योंकि जाहिर सी बात ऊपर ले जाने में ताकत ज़्यादा लगता है, तो सेम फोर्स अगर आप लगाओगे तो धीरे धीरे स्पीड घटेगी, अगर फोर्स आप नहीं बढ़ा रहे हो तो यहाँ पर देखो मेरा क्या होगा, यहाँ पर मेरा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा मेरा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम यहाँ भी वही होगा, क्योंकि t0 से उसने स्टार्ट किया था, तो t1 मेरा 0 है और t2 मेरा कितना है, 2 सेकेंड्स है, तो t हो जाएगा t2 माइनस t1, दैट इज 2 सेकेंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालो, v माइनस यू बाई टी, दैट इज v कितना है आपको, v मेरा है कितना 10 माइनस 15 बाई 2, दैट इज माइनस 5 बाई 2, दैट इज माइनस 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या शो करता है कि द एक्सेलरेशन कम्स फ्रॉम नेगेटिव, दिस मीन्स इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी, उसका डायरेक्शन चेंज किया है। पहले जिस डायरेक्शन हम उसे ले जा रहे थे, अब उस डायरेक्शन में ही नहीं है, वो डायरेक्शन चेंज कर चुका है, दैट्स वाई इसका एक्सेलरेशन क्या आया, नेगेटिव आया। इज इट क्लियर? और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है तो उसको हम लोग इसको क्या क्या कहते हैं, हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं रिटार्डेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन याद रखिएगा अगर नेगेटिव टर्म यूज कर लें तो साइन नेगेटिव नहीं लगाएंगे। ठीक है, या तो बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर बोलेंगे रिटार्डेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और या एक और टर्म होता है डी एक्सेलरेशन, भी इसको कहते हैं डी एक्सेलरेशन। ठीक है, वो भी नेगेटिव में होता है, तो इसको जब डी एक्सेलरेशन लिखेंगे तब भी हम ये मेंशन नहीं करेंगे, सॉरी ये सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 3 तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया आप लोगों को? चलो जी, फाइन जी। सो फिजिक्स यहीं तक आज रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का टॉपिक। तो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मैथ्स करना है या फिर सोशल साइंस करना है, सिविक्स करना है? शिखा तुमने ही मैथ्स कहा था, मैथ्स नहीं करना है?
अच्छा लाइटिंग चलो ठीक है, सर्विस करते हैं हम लोग। आगे लाइट शिखा क्या नहीं आया लग रहा लाइट। सिविक्स में हम लोगों ने क्या देखा था अभी तक? हाँ जी, अच्छा डिस्कशन देखे थे। डेमोक्रेसी के मेन चैप्टर पे नहीं आए थे ना हम लोग? अच्छा अच्छा अच्छा, आई थिंक वो पोर्शन अब पहले वाले चैप्टर में वैसा कुछ नहीं, वो हम लोग आउंग सांग सूची का भी देख चुके थे। वीटो पावर वगैरह बता दिया था ना। यहाँ पर एक वीटो पावर का प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग बताएंगे कि किस तरह से वीटो पावर का यूज होता है आजकल के दुनिया में, ठीक है। और बेसिकली इसका इस्तेमाल करने वाला अमेरिका ही है। सो वी विल डिस्कस हाउ डेमोक्रेटिक द वर्ल्ड इज, दुनिया कितनी डेमोक्रेटिक है, ठीक है। और वहाँ पर किस तरह से ग्लोबल डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है और किस तरह से जो पावरफुल कंट्रीज हैं अपने वीटो पावर को यूज करती है। मैंने लास्ट टाइम वीटो पावर आपको बताया भी था क्या होता है, कि जैसे सपोज करो मैंने कहा था घर में आप लोग भाई बहन मम्मी के साथ मिलकर कुछ डिसीजन लेते हो, हम लोग ऐसा 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 सेलिब्रेशन करेंगे, पापा आते हैं, पापा को जब बोलते हो तो पापा सीधे से ना कर देते हैं, तो आप लोग का कुछ भी नहीं चलती है, मम्मी भी वहाँ पर कुछ नहीं कह पाती है। तो यही हुआ पापा का वीटो, ठीक है तो पापा ने वीटो पावर लगा दिया और आप लोग की नहीं चली। तो ऐसा ही वीटो पावर को हम लोग देखेंगे इराक के केस में। आप लोग जानते हैं कि इराक पर अमेरिका ने हमला किया था और इस तरह से मतलब कि वहाँ पर 2003 में, और वहाँ पर जो सद्दाम हुसैन की जो गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंका था। तो उसके पीछे क्या रीज़न था, ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझ सके, वर्ल्ड डेमोक्रेसी किस तरह से चल रही है वो आप जान सको। सो टेक ए लुक एट, नीचे कार्टून तो आपको बहुत क्लियर नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि इसमें क्लियर है ही नहीं। तो उसमें दिखा रहा है किस तरह से इराक के डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम को आपको अमेरिका उखाड़ फेंकता है, वो दिखाना चाह रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन इराक। Iraq is a country in Western Asia. It became independent from British rule in 1932. वेस्टर्न एशिया की कंट्री है इराक, मतलब एशियन कॉन्टिनेंट में आती है, हमारे कॉन्टिनेंट में आती है। वो ब्रिटिश से 1932 में 1932 में आज़ाद होती है। 3 decades later there were a series of coups by military officers. Since 1968 it was ruled by Arab Socialist Baath Party. The Arabic word Baath means Renaissance. Saddam Hussein, a leading Baath Party leader, played a key role in the 1968 coup that brought the party to power. अब 1932 में आज़ाद तो ये लोग हो जाते हैं, बट वहाँ उसके बाद कंटिन्यूसली कूप होता रहता है। कूप कहते हैं जब आपको गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने की जो प्रोसेस होता है, जो गवर्नमेंट वहाँ पर हो उसको उखाड़ फेंकने का जो प्रोसेस होता है उसको कूप कहते हैं। अगर वो मिलिट्री हटाए तो मिलिट्री कूप कहते हैं उसे। तो वहाँ पे कंटिन्यूसली ये चलता रहा 1968 तक। फिर वहाँ पर सद्दाम हुसैन एक थे, उनकी सोशलिस्ट पार्टी जीत कर सामने आई
जिस भी तरह से, और फिर वहां पर वो पावर में अपने आप को, इराक को अपने पावर में कर ली। This government abolished traditional Islamic law and gave women the right to vote and several freedoms not granted in other West Asian countries. और जब ये सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट आई तो बहुत सारे ट्रेडिशनल जो इस्लामिक लॉ वहां पर लगा हुआ था इराक में, उससे खत्म किया और वुमेन को राइट टू वोट दिया। ठीक है, और बहुत सारे वेस्टर्न एशिया में वहां पर वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं थी, लेकिन सद्दाम हुसैन ने वोटिंग राइट्स दिया। ओके, After becoming the president of Iraq in 1979, Saddam ran a dictatorial government and suppressed any dissent or opposition to his rule. अब 11 साल के बाद क्या होता है, सद्दाम हुसैन को कहीं ना कहीं एक मतलब कि उसे लगने लगता है कि भाई मैं यहाँ का राजा हो गया हूँ एक तरह से। ठीक है, लगने लगता है, या फिर पता नहीं, लोग ऐसा सोचने लगते हैं, वॉट एवर द रीजन में भी। तो वहां पर अब उसके खिलाफ में कोई कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, और कोई अगर बोलता तो भाई उसकी पूरी खबर ली जाती कि क्यों आप बोल रहे हो, क्या रीजन है, क्यों आप खिलाफ में बोल रहे हो। ठीक है, he was known to have got a number of political opponents killed and persons of ethnic minorities massacred. और जो भी उसके खिलाफ में अगर रेवोल्यूशन करना चाहता, रिवोल्ट करना चाहता, तो उसको सजा मिलती थी। The US and its allies like Britain alleged that Iraq possessed secret nuclear weapons and other weapons of mass destruction. इसको कहते हैं WMD, बहुत नाम इसका उस टाइम चला था, WMD, weapons of mass destruction। तो क्या होता है, इंग्लैंड और यूएस मिलके ये बात कहता है कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। किसके पास? इराक के पास। ठीक है, और ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जैसे नाम से लग रहा है कि ऐसा हथियार है जो कि बहुत बड़े लेवल पे दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है, मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है। ठीक है, तो इस बात को लेके एक यूएन टीम को वहां भेजा जाता है, वहां पर सर्च करती है, बट यूएन की टीम को, यूनाइटेड नेशन की टीम को कुछ भी वहां पे नहीं मिलता है। दे डिडंट फाइंड एनीथिंग लाइक दैट, दे डिडंट फाइंड एनी WMD। कहाँ? एट इराक। इराक में उनको कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, वो आके ऐसा ही बताते हैं, बट still the US and its allies invaded Iraq, occupied it and removed Saddam Hussein from power in 2003। बट फिर भी, हालांकि यूनाइटेड नेशन क्या है भाई, यूनाइटेड नेशन सारे देश को कहता है कि आप सुख शांति से रहें, झगड़ा लड़ाई नहीं करें, सब मिल बैठ के रहें, अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ दिक्कत है तो बैठ के बातें करें, जंग ना करें। तो यहाँ पर यूएन ऑलमोस्ट मना कर रहा था कि आप जंग ना करें, हमला ना करें इराक पे, फिर भी यूएस अटैक्ड इराक। यूएस ने क्या किया? इराक पर अटैक किया 2003 में, और अल्टीमेटली सद्दाम हुसैन को पावर से हटा दिया। सद्दाम हुसैन को पावर से हटा दिया। Then the US installed an interim government of its preference. The war against Iraq was not authorized by the UN Security Council. अब सद्दाम हुसैन को हटा दिया, भाई कोई भी कंट्री को हटा दोगे, उसकी गवर्नमेंट को हटाओगे तो कुछ तो देना होगा ना। तो वहां पे एक इंटरिम गवर्नमेंट लगाई जाती है फॉर द टाइम बिंग। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब वैसी गवर्नमेंट जो कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए बनाई गई हो। तो ये जो जंग होता है, इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो चीफ सेक्रेटरी रहते हैं, सेक्रेटरी जनरल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जो उस टाइम रहते हैं, जिनका नाम था कोफी अन्नान, ये इथोपिया से बिलोंग करते हैं। इथोपिया एक कंट्री है। इन्होंने मना किया था, इन्होंने कहा था नो वॉर, जंग नहीं होगी। ठीक है, फिर भी यूएस ने इनको नकारते हुए जंग किया। कोफी अन्नान, द यूएन सेक्रेटरी जनरल, सेड दैट द वॉर ऑन इराक वाज इलीगल। तो फाइनली इन्होंने कहा कि वॉर ऑन इराक वाज इलीगल। जो इराक पे जो हमला किया गया वो गलत तरीके से किया गया है,
जो बात थी वैसा कुछ था भी नहीं, लेकिन फिर भी अमेरिका ने हमला किया। ये क्यों किया, क्या किया? इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि मुझे कोई अपोज करने वाला नहीं है। वीटो कौन लगाता है? अमेरिका लगाता है, तो अमेरिका के बातों में कोई और वीटो नहीं लगाएगा। और उस टाइम की वो पावरफुल कंट्री थी, इसलिए उसे मनमाना करने का मौका मिला। सो अब बात आती, इज दिस द राइट वे टू प्रोमोट डेमोक्रेसी? शुड अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेज वॉर एंड इन्वेड अदर कंट्रीज फॉर एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी देयर? क्या ये सही तरीका है कहीं पर भी डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का? क्या कोई डेमोक्रेटिक कंट्री दूसरे कंट्री पे हमला कर सकती है सिर्फ इसलिए कि वहां पर डेमोक्रेसी उसे एस्टैब्लिश करना है? डज एक्सटर्नल हेल्प वर्क इन एवरी केस? क्या इस तरह के बाहरी इंटरफेरेंस किसी कंट्री के लिए सही है? इवन इफ एक्सटर्नल इंटरवेंशन लीड्स टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन अ कंट्री, वुड इट लास्ट लॉन्ग? क्या उसने जो बाहर से जबरदस्ती करके हमला करके वहां की गवर्नमेंट को हटाया है, क्या कितने दिनों तक वहां पर वो हुकूमत कर पाएगा? क्या वहां के सिटीजन इन चीजों को पसंद कर पाएंगे? एंड यू कैन सी द प्रेजेंट सिनेरियो इन इराक, अभी भी वैसा ही है। वहां पर सद्दाम हुसैन के जाने के बाद कोई भी प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं आ सकी है, और अमेरिका का अभी तक इंटरफेरेंस आपको इराक पे है ही। तो इराक पे जो डेमोक्रेसी लाने की ख्वाब देख रहे थे जो अमेरिका, वो अभी तक नहीं ला पाए। क्यों नहीं ला पाए, क्या नहीं ला पाए? क्योंकि इनका तरीका ही गलत था वहां पर डेमोक्रेसी लाने का। ओके, सो एनी कंफ्यूजन एनी ऑफ यू? नो। अभी तक जो हम लोगों ने देखा डेमोक्रेसी का दुनिया में जो जो हश्र हुआ है सब हम लोग ने देख लिया, ठीक है। कहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर क्या हुआ, किस कंट्री में, पोलैंड का केस हम लोग ने देखा, बाकी चिली का हम लोगों ने केस देखा, और आपको बाकी रशिया वगैरह का भी छोटा मोटा केसेस हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे, और मैंने बताया भी एक चैप्टर भी डिस्कस किया जिसमें हम लोग उसमें वही टीचर और स्टूडेंट के बीच में यही आर्गुमेंट हो रहा था कि डेमोक्रेसी को डेफिनेशन से जाने या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जाने। तो इट वाज अल्टीमेटली एग्रीमेंट हो गया उन लोगों के बीच में कि पहले हम लोग डिस्कशन करें, फिर हम लोग डेफिनेशन लेके आए। अब बात आई डेफिनेशन की जरूरत ही क्यों है? डेफिनेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि चाइना जैसे कंट्री को हम लोग दिखा सके कि यू आर नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप इलेक्शन तो करवाते हैं बट यू आर नॉट गिविंग एनी चॉइस टू द पीपल, दैट्स व्हाई यू आर नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये पहला चैप्टर था ना, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। यस शिखा, एनी ऑफ यू? हाँ हाँ, ये फर्स्ट चैप्टर, इसी को हम लोग डिस्कशन अब करेंगे। सो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, अब हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है भाई? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स कौन करता है भाई? लोग करते हैं। Who are the rulers in this definition? Which official must be elected for any government to be called a democracy? कौन इलेक्ट होते हैं, इलेक्शन कैसे होता है, लोग कौन होते हैं, गवर्नमेंट कैसे बनती है, ये सब हम लोग आगे फिर एग्जाम्पल में मतलब कि प्रैक्टिकली हम लोग देखते चलेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान का केस जो पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परवेज मुशर्रफ। In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. He overthrew the democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रहती है, और ये भाई साहब जो रहते हैं ये आर्मी चीफ रहते हैं। ये क्या कहते हैं? इनको घमंड हो जाती है, इनको लगता है कि नहीं हम ही यहाँ के सब कुछ करता रहता है, और ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकते हैं क्योंकि इनके पास क्या था भाई? वेपन था, पावर था, सारे आर्म्स फोर्सेस इनके पास थे, और वहां उन्हें अपना टाइटल क्या रख देते हैं भाई? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री।
इन्होंने अपना टाइटल क्या रख दिया परवेज मुशर्रफ ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। हालांकि अभी तक चीफ एग्जीक्यूटिव जैसा कोई भी नाम कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब जाहिर सी बात है वैसा कुछ इनके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो उसको कैसे कंटिन्यू कर सकते थे। तो फिर फाइनली क्या कहते हैं, लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम 5-year एक्सटेंशन। फिर क्या होता है, वहां के ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं, वहां के पार्लियामेंट में अपना दबदबा दिखाते हुए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। कौन? जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, ये वहां के बन जाते हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। फिर क्या होता है 2002 में, ये कारनामा ये कहते हैं 1999 में, 1999 का ये कारनामा मिलिट्री कूप का। ठीक है, किसको फेंका था भाई? जनरल परवेज नवाज शरीफ को उखाड़ फेंका था, जो कि वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम थे और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे। डेमोक्रेसी ने उनको चुना था, पब्लिक ने उन्हें चुना था। ठीक है, तो अब क्या होता है फिर 2002 में ये भाई साहब क्या करवाते हैं, रेफरेंडम करवाते हैं। रेफरेंडम मैंने पहले ही बताया कि रेफरेंडम मतलब क्या होता है, यस और नो। तो इन्होंने रेफरेंडम करवाया था, पब्लिक से पूछा था कि वुड यू लाइक मी टू कंटिन्यू एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें इत्तेफाक से इनको 5 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया। 5 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया मतलब पब्लिक ने कहा कि हाँ बढ़िया है, आप प्रेसिडेंट के तौर पे कंटिन्यू कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 5 years। अगले 5 साल तक आप यहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हो। लोगों ने एक्सटेंशन इनको दे दिया। ओके, फिर क्या होता है, पाकिस्तान मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। हालांकि सब लोग हंगामा कर रहे थे कि नहीं, ये जो रेफरेंडम हुआ है ये सही तरीके से नहीं हुआ, इसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है। ठीक है, इन अगस्त 2002 he issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan. According to this order, the president can dismiss the national and provincial assemblies. अब इसको देखते हुए देखा कि भाई हंगामा हो जाए, कहीं ऐसा ना लोग मुझे उखाड़ फेंके, तो इसने क्या किया, परवेज मुशर्रफ ने एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया। लीगल फ्रेमवर्क में अपने आप को एक्स्ट्रा पावर ले लिया, और उस एक्स्ट्रा पावर में क्या था कि किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ये उखाड़ फेंक सकता था। ठीक है, एक्स्ट्रा पावर ले लिया कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ये उखाड़ फेंक सकता था। अब जाहिर सी बात है किसको उखाड़ फेंकेगा, जो इसके खिलाफ में आवाज उठा रहा था। ठीक है, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। और वहां पर जो भी कैबिनेट था, मतलब इसके अंडर में जो भी कैबिनेट वर्क कर रहे थे, उसको किसके अंडर में देख रेख में था, मिलिट्री ऑफिसर्स के देख रेख में था। मतलब सिविलियन कैबिनेट के ऊपर, कैबिनेट कहते हैं जो मिनिस्टर्स वगैरह होता है, सिविलियन और जो पब्लिक चुन के लाई, इसके ऊपर में कौन टॉर्च बियरर था भाई, मिलिट्री वाले। तो जहां भी ये कुछ इधर उधर करते, मतलब परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कुछ भी आवाज उठाने करते, मिलिट्री क्या कहता है, ठाए ठाए फायरिंग कर देता है इसमें। ठीक है, इसलिए सिविलियन अब ठीक से क्या, मतलब कुछ सोच के काम कर रहे थे कि वैसा कुछ ना हो जाए जो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ में हो जाए। After passing this law, elections were held to the national and provincial assemblies. So Pakistan has had elections. Elected representatives have some powers, but the final power is with military officers and General Musharraf himself. उसके बाद आपको इलेक्शन भी होता है, लेकिन इलेक्शन होने का कोई फायदा नहीं। इलेक्शन होने का मतलब सब सिविलियन कैबिनेट तो बनता है, मिनिस्टर्स तो आते हैं, बट सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली बन चुका था वो आपको जनरल मुशर्रफ बन चुका था। इसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता था। ठीक है, ये बहुत पावरफुल हो चुका था। ठीक है, clearly there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy, but let us focus on one of these. और इस तरह से हम लोग देखने से, हम लोग जो स्टोरी पढ़ा अभी, उससे हम लोग क्लियरली कह सकते हैं
कि पाकिस्तान में उस टाइम डेमोक्रेसी नहीं थी। लेकिन चलिए हम लोग कुछ और एग्जैक्ट पॉइंट पर टॉपिक पे बात करते हैं, क्यों नहीं थी। People may have elected their representative to the national and provincial assemblies, but those elected representatives are not really the rulers. लोगों ने इलेक्शन करके, इलेक्शन के जरिए तो आपको चुना था, सिविलियन कैबिनेट को चुना था, बट ये कैबिनेट एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, कौन वर्क कर रहा था? प्रेसिडेंट वर्क कर रहा था। और वो प्रेसिडेंट क्यों वर्क कर रहा था, कैसे वर्क कर रहा था? तो इसको एक्स्ट्रा पावर मिला था फ्रेमवर्क के जरिए। तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम से जो उनको चुना गया था, जिनको चुना गया था, एक्चुअली में दे आर नॉट वर्किंग। ठीक है, दे वर अंडर प्रेशर फ्रॉम द प्रेसिडेंट मुशर्रफ। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्ट विद आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल मुशर्रफ। फाइनल डिसीजन कौन लेता? मुशर्रफ लेता या फिर आपको उसका आर्मी ऑफिशियल लेता। दे formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. तो फॉर्मली तो उनका पार्लियामेंट भी था, उनके मिनिस्टर्स भी थे, लेकिन जो डिसीजन कौन लेता था? द रियल पावर वाज विथ मुशर्रफ। रियल पावर किसके साथ था? मुशर्रफ के साथ। इसलिए हम लोग कह सकते थे एट दैट टाइम पाकिस्तान वाज नॉट डेमोक्रेटिक। ठीक है, उस टाइम में क्या था? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक नहीं था। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? कोई परेशानी किसी को? चलो गुड। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है। तो यहां पर हम लोग चाइना का केस देखेंगे। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। ये तो पाकिस्तान हो गया, मतलब सारे सबसे अच्छी कंट्री हमारी ही है, इंडिया। हर 5 साल पे आपको इलेक्शन होता है। ठीक है, पार्लियामेंट का नाम वहां क्या है भाई? क्वांगू रेनमिन दाइबियाओ दाहू बाबा। नेशनल पीपल्स कांग्रेस, तब भयानक नाम है। The National People's Congress has the power to appoint the president of the country। और नेशनल पीपल कांग्रेस को क्या पावर है? मतलब पार्लियामेंट ही वहां के प्रेसिडेंट को चुनती है। It has nearly 3000 members elected from all over the China। बहुत इंटरेस्टिंग केस है, देखो 3000 मेंबर्स चुन के आए ऑल ओवर चाइना से। कहाँ के लिए भाई? पार्लियामेंट के लिए, वहां के पार्लियामेंट के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, वहां पर उस नाम से जाना जाता है। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। और कुछ मेंबर्स जो इसमें थे वो आर्मी से इलेक्टेड भी होते हैं, मतलब आर्मी से भी चुन के उनको भेजा जाता है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और जिसको भी इलेक्शन लड़ना है, कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट जिसको इलेक्शन लड़ना है, उसको एनरोल करना होगा कहाँ भाई? सीसीपी में, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में। यहाँ है ना, आपको बहुत सारी पार्टी, कांग्रेस है, आप है, बीजेपी है, जिसमें भी आप कर लो एनरोल अपने आप को, किसी भी पार्टी में चले जाओ, बट वहाँ आपको इलेक्शन लड़ने के लिए सीसीपी में आपको एनरोल करना पड़ेगा, उसमें अपना नाम लिखाना पड़ेगा। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉल पार्टीज अलाइड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002-03। और सीसीपी की कुछ अलाइड पार्टीज भी हैं, मतलब अगेंस्ट अभी कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ अलाइड पार्टीज हैं जो इसको सपोर्ट करती है। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और हमेशा इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट कौन बनाता है? कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाता है, क्योंकि दूसरा पार्टी है ही नहीं। दूसरी पार्टी जो है वो आपको इसको सपोर्ट ही करती है। ठीक है, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6। तो ये हम लोगों ने केस देखा चाइना का। तो क्या ये चाइना का जो केस है, क्या ये डेमोक्रेटिक है? क्या लगा आप लोगों को? चाइना का जो केस है डेमोक्रेटिक है? नहीं है।
नेक्स्ट हम लोग केस देखेंगे मैक्सिको का। मैक्सिको आपको इंडिपेंडेंट हुआ 1930 में, और हर 6 साल पे वो अपना इलेक्शन लड़ता है, हर 6 years। ओके, द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर, और इलेक्शन लड़के किसे चुनता है भाई? प्रेसिडेंट को चुनता है। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वोन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। कभी यहाँ पर इलेक्शन रुका ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, कभी वहां पर मतलब कि, लेकिन 2000 से लेके कंटिन्यूसली 2000 से लेके कंटिन्यूसली वहां पर एक ही पार्टी जीतती आई है, वो है PRI, ठीक है। उसका एक्चुअल नाम है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। अपोजिशन जाती है, इलेक्शन लड़ती है, लेकिन कभी जीत नहीं पाती है, कभी भी इलेक्शन जीत नहीं पाती, दे नेवर वॉन। 2000 से ये इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी ये लोग जीत नहीं रहे अपोजिशन वाले। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैव had to attend its party meeting, teachers, the government schools and media, everyone have to be in the party। और हर कोई को, गवर्नमेंट टीचर्स को, मीडिया वालों को, बाकी सबको PRI का मीटिंग अटेंड करना है, ठीक है। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes। कभी कभी क्या करता है, देखता है जहां पर कि PRI देखता है, असेसमेंट हो जाता है कि यार यहाँ पर मुझे वोट कम मिलेगा, बस क्या किया, पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर दिया, जहां पर वोट हो रहा था उसको उठा के कहीं और ले गया। अब जाहिर सी बात है, लोग तो वोट देने वहां गए, अब वो कहाँ जाएंगे, वापस घर चले जाएंगे। Should we consider the election described above as examples of people electing their rulers? क्या ये जो मैक्सिको में आप जो दिख रहा है, क्या आपको लग नहीं रहा कि यहाँ पर धांधली हो रही है? लग रहा है कि नहीं धांधली हो रही? लग नहीं रहा कि वो कंटिन्यूसली कैसे जीतता आ रहा है? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। जो लोग उसको अपोज करते हैं, अपोजिशन वाली पार्टी भी है, अपोजिशन को लोग पार्टी को मतलब कि मान भी रहे हैं, फिर भी इलेक्शन में रिजल्ट उनके सपोर्ट में नहीं आता है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं PRI कुछ धांधली कर रही है, जिस कारण हमेशा इलेक्शन उसके फेवर में आ रहा है, वो जीतता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखा, जिससे पता चलता है कि दुनिया में किस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हम लोगों ने जो पहले डिस्कशन किया था कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब सिचुएशन जब हम लोगों ने देखा, इससे ये एग्जैक्टली समझ में आता है कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की क्यों जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो कि नाम लेते हैं कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट वहां के जब सिस्टम देखोगे, उस पैमाने पे, उस डेमोक्रेसी के डेफिनेशन पे उसको पुट करोगे, तो यू विल फाइंड लैकिंग। लगेगा क्या, दे आर लैकिंग एवरीवेयर, सब जगह वो लैक कर रहे हैं, और वो सिर्फ दिखावे का डेमोक्रेटिक कंट्री अपने आप को बनाए हुए हैं। So that is from today's class। In the next class हम लोग देखेंगे रूल ऑफ लॉ, रेस्पेक्ट फॉर राइट्स एंड ऑल दैट, और डेमोक्रेसी क्यों बेटर है, कैसे हम लोग को इसी को फेवर करना चाहिए। Is it clear all of you? The class was interesting or not? मजा आया क्लास करके? यस सर, मुझे नहीं लग रहा कि इंटरेस्टिंग था। खैर, चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बिल्कुल फटने लगा था, इसलिए थोड़ा खैर नेक्स्ट डे से मैं कोशिश करूँगा पूरा एकदम रिलैक्स होके बैठूं। तो थैंक, हाँ यस, इसलिए तो मैं पूछता भी तुम्ही से। अभी कुछ दिनों से अब बात भी रिप्लाई देने लगा, आयुष रंजन भी कुछ बोलने लगा। आप लोग इन्वॉल्व हुआ कीजिए बाबू, इन्वॉल्व हुआ कीजिए। जरूरी नहीं कि हर बार शिखाई जवाब देगी, सब भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप लोग तो कैमरा ऑफ करके बैठे हो, कैमरा अगर ऑन करते तो मुझे लगता क्या मूवमेंट आपका, तो मैं
एग्जैक्टली सबसे हर बार पूछता भी नहीं, लेकिन कैमरा ऑफ करने में पूछना पड़ता है। देखोगे ना, जस्ट पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन, अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखो कि लगेगा कि यहाँ पे मैं टेबल को पढ़ा रहा हूँ, कोई आदमी है ही नहीं, बस चिल्ला रहा हूँ अकेले अकेले। तो इसलिए मुझे कंफर्मेशन के लिए, मुझे अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए आप लोग से पूछना पड़ता है। और जैसे शिखा ने इशू उठाया कि भाई वाकई में बात सही है, और आप लोग के पेरेंट्स अगर आसपास में बैठे होंगे तो वो भी बोलते हैं ये क्या कर रही, चुपचाप से बैठी हुई है, इसके सर कुछ पूछते नहीं है क्या इन लोगों से, वो भी बात, वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो प्लीज आप लोग हमसे पूछा भी कीजिए। जैसे मैंने, जरूर जो मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं कि सबको समझ में आ जाए, मैं तो कहता हूँ कि आप क्रॉस क्वेश्चन करो, पूछो उससे। और जैसे देख लिंग दो मैडम का जो हम लोगों ने क्लास में, लास्ट क्लास में डिस्कस किया, तो कितना क्वेश्चन कर रहा था स्टूडेंट लोग, अटपटा क्वेश्चन भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं झाड़ने वाला, आपको डांटने वाला नहीं कि क्या बकवास क्वेश्चन करते हो, मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। आपके जहन में जो छोटा बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर ये लगे या ये क्वेश्चन पूछेंगे सर बोलेंगे इतना भी तुम्हें नहीं मालूम, ये मैं नहीं बोलने वाला। आपको जो कंफ्यूजन हो, छोटा से छोटा कंफ्यूजन हो, आपको स्टैंडर्ड 2, 3, 4, 5 वाला कंफ्यूजन हो, तब भी आप हमसे पूछिए, हम बताएंगे। एंड देन द क्लास विल बी इंटरैक्टिव, अच्छा लगेगा, मजा आएगा क्लास करने में, ठीक है। और प्रेशर जो शिखा पे अकेले है कि सिर्फ वही बोलती है, तो उसको भी लगेगा चलो सब लोग इन्वॉल्व हैं, उसको भी तो लगेगा ना भाई सब लोग बोल रहा है, सब लोग इन्वॉल्व है, सब लोग समझ रहा है, और अच्छा लगता है। 6 लोग तो हो, 5-6 लोग, हालांकि क्लास में इनरोल्ड 13-14 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर अटेंड बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो 6 लोग में भी आप लोग सब इन्वॉल्व नहीं, मतलब दिखेगा इन्वॉल्वमेंट नहीं तो अच्छा नहीं लगता। सो आई होप आई विल गेट यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू दिस टाइम। सब लोग समझ गए? यस सर, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। तो सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उससे क्या होता है क्लास में इंटरेक्शन होता है, मजा आता है क्लास में, ठीक है। अब देखिए ऑफलाइन क्लास में टीचर क्लास में होता है, सबको देखता रहता है, सबका मूवमेंट, तो समझ में आ रहा है कौन कितना समझ रहा है। उस टाइम देखते हो यू कहाँ है तुम्हारा दिमाग, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इससे टीचर्स बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ तो कैसे बोलूँगा, या तो कैमरा ऑन कीजिए तो मैं देखूंगा आपको, ठीक है, या फिर आप इंटरेक्ट कीजिए, उसमें इन्वॉल्व कीजिए, अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए कि यस सर नहीं समझ रहे हो आप, प्लीज मुद्रा दे के पढ़ रहे हो तुम लोग, तो पूछो, कंफ्यूजन होता है पूछो, सर क्या नहीं समझ में आया। और मैं बार बार कह रहा हूँ छोटी छोटी बातों को पूछो, मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी 9th में हो, अभी ये सब चीजें स्टार्ट हुई हैं, 10th में और थोड़ा वास्ट हो जाएगा। तो जो भी कंफ्यूजन हो प्लीज पूछिए, और जहाँ तक मैं पढ़ाता हूँ जाके रिवाइज कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेल्फ स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। I hope you must have got my points, and from the next class you will keep these points in your mind. Okay? Okay. Yes sir. अब देखो सिर्फ आप बात बोला, शिखा तो वाकई में सही चुप है, बाकी सोनी आयुष रंजन खुशी सब बोलिए भाई, इंटरेक्ट होइए बाबू, इंटरेक्ट होइए। चलिए ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं, होपफुली टुमारो with our new class. Till then take care, goodbye, bye bye, और रिवीजन करते रहिए आप लोग।